वेलकम बैक स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग अग्नाशय के बारे में जानकारी लिए थे। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि था। आज हम छोटी आंत पर चर्चा जारी रखेंगे। आहार नली का कॉन्सेप्ट हम दिए थे पहले कि मुख गुहा से माउथ का जो शुरुआत होता है, उस माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब है। अब ये ट्यूब का डायमीटर कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। एक तरफ इन है, एक तरफ आउट है। जगह जगह ग्रंथि लगा हुआ है। से माउथ से हम लोग भोजन लिए, अंदर ट्यूब में गया भोजन, ट्यूब में जगह जगह ग्रंथि लगा हुआ है, एंजाइम निकलता है। तो सबसे पहला जो पाचन हुआ था वो लार ग्रंथि के द्वारा, जो मुख गुहा में था। लार ग्रंथि से टाइलिन नामक एंजाइम निकला था और टाइलिन स्टार्च पर क्रिया किया था, जिसको माल्टोज में बदल दिया था। पाइप का आगे भाग में आमाशय आया था। आमाशय में सेकेंड राउंड का डाइजेशन हुआ था, जिसमें पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकला था और वो प्रोटीन का पाचन किया था। तीसरा राउंड लीवर के द्वारा, जो सोडियम लवण है, सोडियम लवण जो है वसा का इमल्सिफिकेशन किया था और वो फिजिकल डाइजेशन किया था, केमिकल डाइजेशन नहीं किया था। चौथा राउंड में हम लोग अग्नाशय देखे, जिसमें 3 तरह का एंजाइम निकल रहा था, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन किया था, एमाइलेज स्टार्च का पाचन और लाइपेज फैट का पाचन। ये चौथा राउंड पाचन था। अब हम लोग पाचन का 5वां राउंड में जाएंगे। 5वां राउंड कहाँ होगा? तो छोटी आंत में, और ये अंतिम राउंड होगा। इसके बाद पाचन नहीं होगा। भोजन 5 राउंड में पचता है और जो पच जाता है वो छोटी आंत के दीवार के द्वारा अवशोषित होता है, और जो नहीं पचता है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। तो छोटी आंत के संरचना के बारे में जानकारी लेंगे और इसका जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आहार नली जो पूरा यहाँ से वहाँ है, उसका सबसे लंबा भाग कौन है? तो आंसर बनता है छोटी आंत। तो लिखते जाइए कि आहार नली का सबसे लंबा भाग है, यह लगा दो तो ठीक रहेगा। आहार नली का सबसे लंबा भाग, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। आहार नली का सबसे लंबा भाग हो गया। अब प्रश्न होगा कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत के 3 भाग हैं। ऊपरी सिरा को ड्यूडेनम, मध्य वाले को जेजुनम और पीछे वाले को इलियम कहा जाता है। तो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम होता है। तो लाइन बना लीजिए कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम है या होता है। 2 बात समझ में आ गया। एक बात और लिखिए, छोटी आंत में, छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में, छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में पाचन की सर्वाधिक क्रिया होती है। अब ये भी एक प्रश्न है कि मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस एट द साइट ऑफ, तो या तो डुओडेनम होगा या छोटी आंत आंसर होगा। समझ गए ना? सर्वाधिक पाचन यहां होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तीन भाग में अभी 1 2 3 लिख दो, बाद में उतार लेना। 1 2 3 का मतलब डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग होते हैं। पॉइंट बढ़ाइए। छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में
एंजाइम निकलने वाला ग्रंथि नहीं होता। तथा अन्य भाग में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो छोटी आंत के दीवार में ड्यूडेनम को छोड़कर ग्रंथि पाया गया, उस ग्रंथि को क्या कहा गया? इंटेस्टाइन वर्ड से याद रखना है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कोई भी ग्रंथि है तो उससे कुछ निकलेगा। शरीर का कोई भी ग्रंथि है तो कोई चीज़ स्रावित करता है, बात समझ गए ना। जैसे लार ग्रंथि लार निकालेगा, लीवर में बाइल जूस निकालेगा, स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड था तो गैस्ट्रिक जूस निकाला था। उसी प्रकार से इंटेस्टाइनल ग्लैंड है तो ये भी कुछ निकालेगा। तो क्या निकालेगा? तो इंटेस्टाइनल जूस निकालेगा। तो लाइन को बढ़ा दो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ डैश दे के आंसर बना दो, इंटेस्टाइनल जूस। या अब इसका एक दूसरा टर्म है जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, सकस इंटेरिकस। ये टर्म थोड़ा अजूबा लग रहा है, क्वेश्चन इसी में डालता है। इस इंटेस्टाइनल जूस को सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है कि सकस इंटेरिकस क्या है। तो छोटी आंत के ग्रंथि द्वारा निकलने वाला रस या जूस को क्या कहेंगे? समझ गया? अजूबा टर्म है, एक जूस है ये। वो जूस इसी एरिया से निकल रहा है, उसका सामूहिक नाम है। बात समझ गया ना? इसका मात्रा, अब ये जूस का मात्रा लगभग में 2 लीटर प्रतिदिन चलेगा ये। इसका पीएच मान 7.8 से लेकर 8.5 तक भागेगा ये। अब इसमें रहता क्या क्या है ये जानकारी हम लोग लेंगे। हाँ देखो, इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। इसी सकस इंटेरिकस में इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन सा एंजाइम पाया गया, वो किस पर क्रिया किया, इसको हम लोग जानकारी लें। पहला एंजाइम का नाम है इरेप्सिन। क्रिया करता है प्रोटीन पर, बना देता है अमीनो एसिड। दूसरा है माल्टेज। क्रिया करता है माल्टोज पर, ग्लूकोज का 2 अणु बनाता है। तीसरा है लैक्टेज। क्रिया करता है लैक्टोज पर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। चौथा है सुक्रेज, या इसका दूसरा नाम है इन्वर्टेज।
क्रिया करता है सुक्रोज पर, बना देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लास्ट है लाइपेज, क्रिया करता है फैट पर, बना देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। बना, देखते जाओ। ये एंजाइम का नाम पहला स्टेप में है, ये सब एंजाइम है। दूसरा स्टेप में हम जिस पर क्रिया कर रहा है उसका नाम है, और तीसरा स्टेप में क्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इतना एंजाइम यहाँ निकला। इरेप्सिन किस पर क्रिया किया, बोलते जाओ। माल्टेज ASE लगा हुआ है, तो इसी से टर्म क्या बन जाएगा। तो याद रखने में कोई दिक्कत है नहीं, एंजाइम का नाम ASE से चलता है। लैक्टेज किस पर, तो लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, पढ़ा दिए हैं। दूध में पाए जाने वाला शुगर को क्या कहते हैं, जिसका पाचन किसके द्वारा। तो उम्र बढ़ने के बाद यानी बुढ़ापे में इसका मात्रा घट जाता है, इसलिए कि दूध बच्चा का भोजन है, इसलिए बुढ़ापे में ज़्यादा दूध पिएंगे तो गड़गड़ाएगा पेट, कारण लैक्टेज का कमी होता है, समझ गए। लेकिन एक बच्चा नवजात है 2 से 3 लीटर 4 लीटर मार देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी 1 लीटर 2 लीटर पी के देखना तो समझ में आ जाएगा तुमको। कारण है कि हम लोग के उम्र आते आते इसका सिक्रेशन 0 नहीं होता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग का भोजन मिल्क है नहीं, शरीर जबरदस्ती पी लेते हैं। मिल्क नवजात से लेकर बच्चा तक का भोजन है, स्तनधारियों के बच्चे का ही भोजन है, दूसरा जानवर जंतु का भोजन वो नहीं है। इसलिए सांप को भी दूध पिलाना वैज्ञानिक दृष्टि से लॉजिक सही नहीं है। कारण यही होता है कि मिल्क इज ए फूड फॉर मैमेलियन इन्फेंट, नॉट फॉर अदर एनिमल्स, समझ गए बात। अब इस सुक्रेज एक आ गया जिसका दूसरा नाम क्या है, ये SSC में कई बार पूछ चुका है, देखना क्वेश्चन बैंक, कि इन्वर्टेज किस पर क्रिया करता है। ये नाम यूज नहीं करता है, ये करता है। तो सुक्रोज को तोड़ता है 2 भाग में, किसमें किसमें, समझ गए। इसी को मिलाकर सुक्रोज बनता है, गन्ना के रस में यही पाया जाता है। लाइपेज लास्ट एंजाइम है, किस पर क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है। इसमें अभी और एंजाइम है, उसको हम छोड़ दिए चूंकि कंपटीशन में इतना काफी है। डीएनएज, आरएनएज, तरह तरह का एंजाइम है। उपयोग अब सेल में जाएगा, ये फिर निर्माण कार्य करेगा। ये सब माइक्रोमोलेक्यूल है, माइक्रोमोलेक्यूल से फिर मैक्रोमोलेक्यूल बनेगा, बड़ा अणु। तो अब यहाँ देखा जाए कि छोटी आंत के अंदर में अंगुली के तरह संरचना पाया जाता है। इस अंगुली के तरह संरचना जो है उसको विलाई कहते हैं, और इसी लोकेशन में भोजन का अवशोषण होता है। तो अब एक क्वेश्चन आया था कि हमारा जो आंत है, इंटेस्टाइन है, उसका जो लेयर है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो कोई भी आंत है जो शुरू हो रहा है, गला से पाइप लेकर एनस तक चल रहा है,
वो 4 लेयर में बटा हुआ है। ध्यान से देखें, अंदर से हम बाहर की ओर आ रहे हैं, पाइप है, पाइप के अंदर है, 4 लेयर है। पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा में, तो अंदर के लेयर से शुरू करेंगे। तो अंदर का लेयर क्या कहा गया? तो हम स्टोमक जब पढ़ा रहे थे बता रहे थे कि म्यूकस लेयर पाया जाता है, जिससे जो है सेल्फ डाइजेशन नहीं होता है। तो यही म्यूकोसा है, म्यूकस निकालते रहता है। समझ गया ना? अब म्यूकोसा के बाद का जो आवेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सब माने उप होता है, उसी का एक सपोर्टर आ गया, फिर एक लेयर। अब सब म्यूकोसा बाद तीसरा लेयर है, उसको क्या कहेंगे? यानी मस्कुलर मांसपेशी है, क्लियर कट वो। और सबसे बाहरी लेयर सिरोसा। तो यही प्रश्न था कि आंत का बाहरी भाग, लेयर, अस्तर को क्या कहा गया? लेकिन अंदर के भाग को यदि कह देगा, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। इसी में कंफ्यूजन भी होता है। समझ गए? एक तरफ अंदर से आ रहे हैं, एक तरफ बाहर से जा रहे हैं। तो ये किसी भी इंटेस्टाइन के किसी पोर्शन का जब हम सेक्शन काटेंगे तो इस तरह का लेयर 4 हमको दिखाई देगा। तो अंदर से बाहर, इधर से इधर आएंगे हम, या बाहर से अंदर, इधर से इधर हम जाएंगे। अब इंटेस्टाइन, छोटी आंत हम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर एक विशेष संरचना है उंगली के तरह, जिसको भिलाई कहते हैं, और यहीं पर भोजन का अवशोषण होता है। तो लाइन को बढ़ा के लिखिए, इस फिगर को बना लिए है ना? लिखिए, छोटी आंत के दीवार में, छोटी आंत के दीवार में अंगुली के तरह संरचना पाई जाती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और प्रेजेंट, अंगुली के तरह संरचना पाई जाती है, जिसे विलाई, VILLI, जिसे विलाई कहते हैं। इसके कारण आंत के अंदर के भाग का सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, बढ़ जाता है। इस लॉजिक को समझा? सरफेस एरिया जो बढ़ गया, नहीं समझा? देखो, अब मान लो ये प्लेन हम रखे हैं और उसको मोड़ दिए हैं। तो एगो धागा ले लो, तो धागा को क्या करो कि ऐसे ऐसे करके अरेंज करो एक गोलाकार जगह पर। एगो धागा सीधा अरेंज करेंगे तो एरिया ज़्यादा किसका डेवलप होगा? गोला वाला, घुमाव वाला का। तो एरिया डेवलप करने का लॉजिक क्या है कि भोजन पच गया, तो पचा हुआ भोजन काफ़ी कीमती है। 1 किलो खाएंगे तो 50 ग्राम निकलेगा, तो वो बर्बाद ना हो, तो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हम कर लें जल्दी से। इसलिए छोटी आंत उस लोकेशन में अपने सरफेस एरिया को बढ़ा दिया कि पचा हुआ भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेंगे। तो वो सरफेस एरिया जो बढ़ा, उसी संरचना को क्या कहा गया? अब कहेगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? उस बात को लिखे हो? देखो, नहीं लिखे हो, खाली भिलाई का चर्चा हुआ। तो लाइन को बढ़ा दो कि भिलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो रक्त नलिका होते हुए, ब्लड वेसल, जो रक्त नलिका होते हुए सर्वप्रथम यकृत, लीवर में चला जाता है, तो अब है कि पचा हुआ भोजन। तो स्ट्रक्चर को देख सकते हैं हम कि छोटी आंत जो है, अब बाहर से हम ये देख रहे हैं, अंदर का है ये, इसके पीछे में रक्त नलिका है, ब्लड वेसल है, पाइप है। अब ये पाइप का कनेक्शन कहाँ चला गया? तो लीवर में चला गया। खाना खाए, पचाए,
पचाने के बाद सूक्ष्म अणु में बदल गया वो, तो उसमें लवण है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सब चीज़ है। उस पचा हुआ भोजन के बाद वो मिल गया ब्लड में। अब ब्लड होते हुए पाइप के सहारे सबसे पहले कहाँ गया? लीवर में कंपोजिशन चेक होता है कि ज़्यादा ग्लूकोज है तो इसको रख लेगा। तो लीवर का कार्य पढ़ाए थे ना कि अधिक ग्लूकोज को क्या करता है? संग्रह कर लेगा। ज़्यादा विटामिन है तो रख लेगा। तब वो क्या करेगा कि नॉर्मल ब्लड जिसमें बैलेंस ग्लूकोज कर देगा सब चीज़, अब उस नॉर्मल ब्लड को ये भेज देगा हार्ट में। हार्ट क्या करेगा कि उस ब्लड को पूरे शरीर में भेज देगा, बॉडी में भेज देगा। घुमा दिया ब्लड पूरा, तो वो घूमते हुए ब्लड के साथ सारा पोषक तत्व चला गया और सेल के बगल से क्रॉस करता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के सहायता से। अब वो जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसी क्रिया को एसिमिलेशन कहा जाता है। शुरू में बताए थे स्वांगीकरण। सब समझोगा मैकेनिज्म तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर कठिन लगेगा। अब वो स्वांगीकरण हो गया कि सेल के अंदर चला गया अणु। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि पचा हुआ भोजन सर्वप्रथम किस अंग में जाता है? अब लीवर इतना सेंसिटिव ऑर्गन है कि मान लीजिए हम खाना ठीक खा रहे हैं, पचा भी रहे हैं, लेकिन लीवर का फंक्शन गड़बड़ा गया, बीमारी पकड़ लिया, जॉन्डिस हो गया, सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये सप्लाई लाइन को बनाता है, देख लो। अब खाए पचाए इन शरीर में नहीं लग रहा है, कारण है कि सप्लाई लाइन हमारा गड़बड़ है। खाना पचाना में दिक्कत नहीं है, लेकिन सप्लाई नहीं ले रहा है, शरीर एकदम सुस्त लगेगा। समझ गया ना? लीवर स्वस्थ रखना भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ये एक तरफ से ले रहा है, एक तरफ हार्ट को दे रहा है, यानी पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये बीच में एक ऑर्गन है। इसलिए लीवर में कोई भी बीमारी होता है तो हमारा सप्लाई लाइन डिस्टर्ब होता है। ये बात हम लोग कर रहे थे छोटी आंत का। छोटी आंत आगे चलकर बड़ी आंत में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए बड़ी आंत। इसको तेजी से खींच लेना। बस हो गया इतना, खींचो जल्दी से। चलो समझो, फिर बाद में बना लेना। बड़ी आंत का 3 भाग है, समझ लो, बाद में बना लेना। छोटी आंत जा रहा है, यहाँ अटैच हो गया। बड़ी आंत का 3 भाग है, सीकम,
कोलन और रेक्टम, टी है ये। अब इसके सीकम वाले भाग में नीचे एक संरचना लगा हुआ है अपेंडिक्स, इसके बाद जानकारी लेंगे। कोलन है फिर रेक्टम है। तो लाइन में आ जाइए, आप लोग लिखते जाइए कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। 1 2 3 कर दो, बाद में लिख देना। हाँ हाँ, नेक्स्ट। बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में पहला नंबर, निचले सिरे पर एक संरचना लगी होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। पूरा नाम इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, लेकिन शॉर्ट में अपेंडिक्स हम बोल रहे हैं, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक अवशेषी अंग है। अब अवशेषी अंग का चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले बड़ी आंत का भाग देख लें। अब कोलन वाला भाग बच गया हमारे पास, लाइन को बढ़ाइए। बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया निवास करते हैं। जो विटामिन B6, B12, K और E, विटामिन E का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में अनपचे भोजन से सर्वाधिक जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट, बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में अनपचा भोजन संग्रहित होता है, माने स्टोर होता है। तथा दैनिक क्रिया के दौरान बाहर निकलता है। अब पढ़ने के क्रम में एक टर्म हमारे पास आया था, अवशेषी अंग, उसको लिख कर डैश दो। अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गेन अंग्रेजी वर्ड है, डैश देके लिखिए। वैसा अंग जिसका वर्तमान में कोई कार्य ना हो, लेकिन पूर्वज माने बैक जनरेशन, पूर्वजों में विकसित और क्रियाशील
विकसित और क्रियाशील हो, अवशेषी अंग कहलाता है। जैसे अपेंडिक्स, निमेशिक पटल, पिन्ना मसल, हिंदी में कर्ण पेशी, एब्डोमिनल मसल, उदर पेशी, शरीर के बाल, विजडम टीथ, केनाइन टीथ, पूंछ की हड्डी, अंग्रेजी में कॉकिक्स कहा जाता है, इत्यादि। प्रश्न देगा कि निम्न में कौन अवशेषी अंग है, एक अच्छा प्रश्न है, तो बोलते जाओ। पहला आंसर क्या बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मनुष्य में 100 से ज्यादा अवशेषी अंग है, मात्र इतना हम लिखे हैं। अपेंडिक्स जो है कंप्लीट शाकाहारी जंतु में, जैसे खरगोश है, कुछ बैक्टीरिया वहां निवास करता है और वो बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करता है। तो खरगोश बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देता है, जगह के बदले वो सेलुलोज का पाचन कर देता है। लेकिन हम लोगों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है और वो अपेंडिक्स जो है एक्स्ट्रा है, अवशेषी है, जिसका कोई वर्क नहीं है और उसी में इन्फेक्शन होता है। तो अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी होता है, जिसमें पेट के दाहिने निचले भाग में काफ़ी तेज दर्द हो। ऐसा भी क्वेश्चन एक बार आ गया कि अपेंडिसाइटिस बीमारी में पेट के किस भाग में दर्द होता है, तो ऊपर दायां, नीचे दायां, ऊपर बायां, नीचे बायां, ऐसे चॉइस लगा दिया था। उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। तो बैठ जाओ बगल में। तो अब है कि निमेशिक पटल आ गया, इसको सुन लो जल्दी से। निमेशिक पटल जो है, ये आँख हम लोग का है, तो आँख में 2 पलक है, एक ऊपर पलक है, एक नीचे पलक है। लेकिन पानी में रहने वाले जंतुओं में 3 पलक होता है, पारदर्शी होता है, जैसे मछली में। तो वो पलक क्या करता है कि डायरेक्ट वाटर को इसमें टच करने आँख में नहीं देगा, जो जंतु पानी में रहता है। लेकिन हम लोग में देखना, आँख के कॉर्नर पर थोड़ा सा मसल रहता है, देखा कभी है ना, में हल्का सा अवशेष के रूप में बच गया है। कि निष्कर्ष निकलता है कि हमारे पूर्वज में वो विकसित था, से निष्कर्ष निकला कि मनुष्य का विकास जो है जल में रहने वाले जंतु से हुआ है। तो विकास का सीरीज है मछली, मछली से एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टालिया, रेप्टालिया 2 भाग में, बर्ड और मैमल, स्तनधारी। ये विकास का प्रक्रिया है। लेकिन मछली वाला थोड़ा सा लक्षण अभी भी अवशेष के रूप में बचा हुआ है, तो ये अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। अवशेषी अंग विकास की कहानी को बताता है, उद्विकास की कहानी को बताता है। बात समझ गए, पिछला जनरेशन का। अगला क्या हो गया, कान का जो मांसपेशी है, कान के बारे में नहीं बोल रहा है ये, कि हम लोग का जो बाह्य कर्ण है उसमें मांसपेशी है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसलिए कि गाय भैंस कान को हिलाता है, देखिएगा, लेकिन मनुष्य कान नहीं हिला सकता, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। गाय भैंस मक्खी मच्छर भगाएगा तो उसके दोनों हाथ पैर इंगेज है खड़ा रहने में। एगो पूंछ बच गया जो हिलाएगा तो पीछे का पोर्शन वो लेगा, इन आगे का लोकेशन नहीं ले पाता है। तो हाथी कान हिलाएगा, गाय भैंस कान हिलाएगा, लेकिन मनुष्य कान नहीं हिलाता है। क्यों नहीं हिलाता है, ये मांसपेशी काम नहीं करता है, अवशेष के रूप में बचा हुआ है। बात समझ गए। उदर पेशी, हम लोग जब बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं तो कमर का जो मांसपेशी है वही झुका देगा, उठा देगा। उदर के मांसपेशी का कोई रोल हम लोग का नहीं है, वो अवशेष के रूप में बचा हुआ है। शरीर के बाल का कोई यूज नहीं है, सर के बाल का यूज है, सनलाइट से बचाता है।
विजडम टीथ हम लोग पढ़ चुके हैं, 18 से 24 साल में इसका बाद में निकलता है, जिसको हम लोग अकल के दांत हिंदी में कहते हैं। तो जब ये नहीं भी रहता है तो हमारा सारा काम होता है, यानी ये अवशेष के रूप में है, ये भविष्य में गायब हो जाएगा, इसका कोई वर्क मेनली नहीं है। कैनाइन टीथ जो है मांसाहारी जंतु का लक्षण है, मनुष्य कंप्लीट मांसाहारी नहीं है, सर्वाहारी है, इसलिए कैनाइन जो है उतना नोकीला नहीं, जैसा शेर में होता है या जाने जो मांसाहारी जंतु है उसमें होता है, हम लोग में वैसा नोकीला नहीं है। लास्ट में क्या हो गया, बंदरों में 5 हड्डी मौजूद होता है पूंछ का, मनुष्य में 1 हड्डी मौजूद है। मनुष्य का पूर्वज कपी था, इसी से पता चलता है कि कपियों में 5 हड्डी मौजूद था, लेकिन हम लोगों में अभी तक 100% पूंछ गायब नहीं हुआ है। 5 में 1 हड्डी प्रेजेंट है, उस हड्डी का नाम है कॉकिक्स। इसका मतलब है कि हम लोग सीधा खड़ा होने लगे, चलने लगे तो पूंछ का आवश्यकता नहीं हुआ, तो ये अवशेष के रूप में बच गया। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि वर्तमान में कोई उसका वर्क नहीं है, लेकिन बैक जनरेशन में वो फंक्शनल हुआ करता था और भविष्य में ये 100% गायब हो जाएगा। समझ गया बात? मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग हैं। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, अब इसमें जो जो एंजाइमेटिक आया है उसको खत्म करो। अगले